जी, हम FY16 में जो इस साल क्लोज़ हो रहा है, हम तकरीबन ₹9.5 देख रहे हैं पूरे साल के लिए, जो तकरीबन पिछले साल के बराबर ही है अर्निंग्स। जबकि इस साल कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। 9 मंथ्स में हमने ग्रोथ ही देखी थी, लेकिन फुल ईयर में हम फ्लैट ग्रोथ या तकरीबन 2% डिक्लाइन ही इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में हम एक वन टाइम एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इनकी सब्सिडरी लारेब के बुक्स में आ सकता है, जो तकरीबन 1.3 बिलियन रुपीज़ का है। सो अगर ये हम वन टाइम एक्सपेंस हटा देते हैं तो फिर हम 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हैं, तकरीबन ₹10.25 की अर्निंग्स। इसके साथ हम डिविडेंड ₹2.25 का देख रहे हैं फाइनल डिविडेंड। अभी तक कंपनी ने ₹8 डिविडेंड अनाउंस किया है, सो टोटल साल की डिविडेंड हम ₹10.25 पर शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हबको की एक सब्सिडरी है लारेब एनर्जी, जो एक 84 मेगावाट हाइडल प्लांट है। इनका एक केस पेंडिंग था नेपरा के साथ, जिसमें ये फ़ाइट कर रहे थे कि एक इनका प्रोजेक्ट कंपोनेंट का कॉस्ट है ऑफ 1.3 बिलियन रुपीज़। ये एक पास थ्रू आइटम होना चाहिए इनके टैरिफ में, एंड अप्रैल 2016 में इस केस का डिसीजन आ चुका है जो इनके फेवर में नहीं था, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो 1.3 बिलियन रुपीज़ है वो इनको खुद बेयर करना होगा। तो हम जबकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लारेब एनर्जी एक पिटिशन फाइल करेगा, लेकिन प्रूडेंटली हमने अज्यूम किया है कि ये इस एक्सपेंस को फोर्थ क्वार्टर 2016 में एक्सपेंस आउट कर देगा अपने P&L में। हबको इस साल पिछले साल से ज़्यादा ऑपरेट किया है। इसका जो बेस प्लांट है ये तकरीबन 68% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला है, पिछले साल तकरीबन 60% पे था। इसके दो रीज़न्स है। इस साल फ्यूल अवेलेबिलिटी भी अच्छी थी हबको के लिए, उसके बेस प्लांट के लिए, और दूसरा ये कि पिछले साल इनके बॉयलर्स की ओवरहॉलिंग चल रही थी, मेंटेनेंस चल रही थी, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ इनका प्लांट शट रहता था। तो बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड इस दफ़ा फ्यूल अवेलेबिलिटी अच्छी थी, सो पिछले साल से रिलेटिव इस साल इनका प्लांट ज़्यादा चला है। हबको के लिए दो नई बड़ी चेंजेस आई है। एक तो ये कि हबको ने एक अलग सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है हबको पावर सर्विसेज लिमिटेड, जिसका काम होगा O&M सर्विसेज देना पावर प्लांट्स को। अभी इन्होंने शुरू किया है अपने बेस प्लांट से। ये पहले O&M सर्विसेज थर्ड पार्टी को देते थे, अब ये अपनी ही सब्सिडरी से करवाएंगे। सो इससे ऑलरेडी 9 मंथ्स में हमने O&M कॉस्ट में काफ़ी सेविंग्स देखी है। पहले ये कॉस्ट तकरीबन 1 अरब से भी ज़्यादा थी इन द 9 मंथ्स ऑफ FY15, और इस साल ये तकरीबन 800 मिलियन है। सो हमने ऑलरेडी इतनी सेविंग्स देखी, आगे जाके भी हमें लग रहा है कि ये सेविंग्स कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा ये नारोवाल के प्लांट को भी ये खुद ही अब O&M सर्विसेज देंगे अपनी सब्सिडी से, और थर्ड पार्टी से ये सर्विसेज ले लेंगे। दूसरी जो बड़ी चीज़ आ रही है हबको के लिए वो है इनका 1320 मेगावाट का कोल प्लांट, जिसमें इनका अभी 26% स्टेक होगा, जो कि रिवाइज डाउन हुआ है 51% से। हबको एक कोल का प्लांट लगाने जा रहा है बलूचिस्तान में। अपना एग्जिस्टिंग जो बेस प्लांट है उसी के करीब होगा, 1320 मेगावाट्स का है और इम्पोर्टेड कोल बेस पे है। सो इसका जो ROE कंपोनेंट है इसके टैरिफ में वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसकी वैल्यूएशंस पे मटेरियल इम्पैक्ट होगा इस प्रोजेक्ट का। हम एक्सपेक्ट करें कि इसका फाइनेंशियल क्लोज कुछ ही महीनों में हो जाएगा, और ये 2019 के शुरू में ऑनलाइन आ जाना चाहिए। दो इसकी अर्निंग कंट्रीब्यूशन काफ़ी सालों बाद मटेरियल होगी कंपनी के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि एज अ होल एज अ कंपनी ये एडिशन और ये एक्सपेंशन कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये जो कोल का प्लांट है इसमें हब का स्टेक 26% है और बाकी का स्टेक एक चाइनीज़ पार्टी का है। सो इसमें अभी सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। हम देख रहे हैं कि आगे जाते हुए अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है रुपी के अगेंस्ट, इसका मतलब है कि अगर रुपी स्ट्रॉन्गर होता है डॉलर के अगेंस्ट, वो कंपनी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जो कंपनी का टैरिफ है पावर का वो डॉलर बेस्ड है। तो रुपी जितना वीकन होगा डॉलर के अगेंस्ट, उतना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। हमने अज्यूम किया हुआ कि आगे हर साल 4% रुपी डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन अगर
इसके ऑपोजिट होता है तो वो एक की रिस्क है कंपनी के अर्निंग्स के लिए आगे जाते हुए। इसके अलावा जैसे हमें मालूम है कि सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है पूरे मुल्क में। अगर कंपनी का जो ट्रेड डेट्स है या जो स्टॉक फाइलिंग है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सर्कुलर डेट इन द कंट्री, ये भी एक की रिस्क हम देख रहे हैं फॉर द कंपनी। इसके अलावा हमने जो हबको पावर सर्विसेज लिमिटेड से हमने जो सेविंग्स एक्सपेक्ट की है O&M कॉस्ट में, अगर उससे कम सेविंग्स आती हैं तो ये भी आगे जाके अर्निंग्स बेस केस पे एक रिस्क है कि कंपनी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कम सेविंग्स ला पा रही है, ट्रांसलेट कर पा रही है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। फाइनली हम ये देख रहे हैं कि अगर जिनका कोल प्लांट है इसमें कोई अनफैक्टर्ड चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से इनका जो कमीशन का जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाता है या डिले हो जाता है, दैट कैन नॉट बी गुड फॉर द कंपनी एज वेल। क्योंकि 2016 में FY16 में हमने थोड़ी सी ओवरहॉलिंग की कॉस्ट देखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट देखी है, और ये हम वन टाइम एक्सपेंस भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो इसी साल में ये बुक कर लेंगे। तो क्योंकि 2016 के अर्निंग्स का बेस थोड़ा लो है तो इसलिए 2017 में हम अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं, तकरीबन 35% की, क्योंकि जो हमने जैसे पहले कहा कि अब वो सेविंग्स भी करेगा O&M में, और जो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट और वन टाइम कॉस्ट थी वो अगले साल नहीं होगी। तो इसकी वजह से हम अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं इन FY17, लेकिन उसके बाद हम स्टेबल अर्निंग्स ही देख रहे हैं कंपनी के लिए विद स्टेबल डिविडेंड स्ट्रीम एज वेल। हबको जो है एज अ स्क्रिप्ट ये MSCI की इंडेक्स में भी इंक्लूड हुआ है इन द इमर्जिंग मार्केट्स लिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो 9 स्टॉक्स है उसमें हबको की शमूलियत है। सो ये भी एक इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन पॉइंट होता है क्योंकि जो फॉरेन फंड मैनेजर्स होंगे जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स को ट्रैक कर रहे होंगे उसके रेडार में अब हबको भी शामिल हो जाएगा।